सर्वप्रथम हमारे समाज में जन्मे सभी पुरखों को मैं नमन करता हूं और मंच पर विराजमान आज इस पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश भर से आए मूल निवासियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान कहता हूं। साथियों, अभी ये जो चर्चा चल रही है कि वर्तमान समाज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए प्रजातंत्र ही कारगर हथियार है, तो समझना है कि वर्तमान समाज व्यवस्था की बात हो रही है और जब वर्तमान समाज व्यवस्था की बात है तो सिर्फ सामाजिक व्यवस्था की बात नहीं है। समाज व्यवस्था मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसकी कल्चरल जो सिस्टम है उस सब की बात हो रही है। तो किसी भी समाज की, किसी भी देश की अगर बीमारी को ढूंढना है तो वहां के ताने बाने को देखा जाता है कि वहां पे कौन कौन से अंतर हैं। अगर एक जैसी नस्ल के लोग हैं, एक जैसे रंग के लोग हैं, तो वहां रंगों का मापन नहीं होता है। अगर सारे गोरे लोग हैं तो वहां काला गोरा का मापन नहीं होता है। सारे मोटे लोग हैं तो कोई मोटे और पतले का नहीं होता है। तो भारत के अंदर समाज व्यवस्था को खोजने के लिए एक अलग संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि भारत में कोई समाज है ही नहीं। अब यह बड़ी एक अलग बात है और भारत में तथाकथित समाज की भरमार है। मतलब भारत में जातियों की भरमार है और जातियों में गोत्रों की महाभरमार है और उन गोत्रों में भाषाओं की भरमार है और उन भाषाओं के साथ क्षेत्र और लिंग की भी भरमार है। ये इतने सारी जब चीजें यहां दिखती हैं तो ये सब अपने आप को समाज कहता है। गुजराती समाज, मराठी समाज, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, गुजर समाज, चमार समाज, धोबी समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर लोग अपने आप को समाज कह रहे हैं। मैं उन सब दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हुए उन सारे अपने आप को समाज कहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और उनके कल्चरल स्थिति का आकलन करके आज की वर्तमान समाज व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात क्यों कर रहे हैं हम, यह बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार हम तो बढ़िया हैं भाई, हमारे समाज को ध्वस्त करना चाह रहे हैं क्या ये लोग? हम तो बढ़िया हैं, चमार से ऊंचे हैं, गुजर से ऊंचे हैं, जाट से ऊंचे हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। हर आदमी अपने आप को अच्छा मान के बैठा है। तो उसके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूं, कम से कम इससे तो ऊपर हूं, फिर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट तो मिल ही रही है। मैं कमा के नहीं खा रहा हूं, सरकार 5 किलो राशन तो दे ही रही है। भले ही मुझे टेस्ट देकर के नौकरी ना मिल रही हो, लेकिन रिश्वत देकर के मुझे नौकरी तो मिल जा रही है। हर आदमी अपनी अपनी जगह खुश रहना चाहता है, लेकिन जब बात
उनके सामाजिक स्थिति को देखने की आती है, तो आप बताइए, क्या एक ही समाज कहने वाले लोगों में भी सामाजिक समानता आई? एक ही जाति, जो एक जाति है वो अपने आप को समाज कह रही है, क्या उस एक जाति में भी समानता आई? आप गौर से जाके देखिए, एक ही जाति के अंदर कई सारे समाज बने हुए हैं, अमीरी के, गरीबी के, पढ़े अनपढ़ों के, ऐसे समाज बने हुए हैं अपने आप में। यानी कि एक जाति के अंदर गोत्रों को गांव में देखिए, एक गोत्र के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरे गोत्र के साथ संघर्ष करते हैं। बाबा साहब की बात भूल जाते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं भले कि पहले जाति से लड़ोगे और जाति से लड़ने के बाद लाखों गोत्रों से भी लड़ना पड़ेगा। गांव में जाओगे तो ये सब चीजें दिखती है, मंच से भले ना दिखे। जब गांव के पंचायत का इलेक्शन होता है तो गोत्रों का इलेक्शन होता है। जातियों का तो होता ही है, धर्म का भी होता है, लेकिन जब एक जैसे रिजर्व सीट है तो रिजर्व सीट में एससी के लोगों में अगर एक बड़ी कास्ट है तो उसमें गोत्रों के आधार पर प्रधान बनाने की बात होने लगती है। यानी वहां समाज की असलियत दिखती है कि यह समाज, एक जाति के अंदर भी असमानता है, तो फिर इतनी सारी जातियों में कितनी असमानता है? जहां चमार के ऊपर गुजर, गुजर के ऊपर जाट, जाट के ऊपर ठाकुर, ठाकुर के ऊपर ब्राह्मण, सबके ऊपर ब्राह्मण, उसमें कितनी असमानता है? एक। दूसरा, आर्थिक असमानता, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा। आज तक इस देश में बराबरी का होने का एक कदम नहीं रखा गया। और भारत के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र बनाएंगे। पहले पन्ने पे लिखा, संविधान की उद्देशिका में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है। लेकिन एक आदमी हमारे कान में बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बोलो, तो दूसरा क्या बोलेगा? मुस्लिम राष्ट्र बोलो, सिख राष्ट्र बोलो, ईसाई राष्ट्र बोलो, बौद्ध राष्ट्र बोलो। फिर आप बोलेंगे वो भारत राष्ट्र बोलेगा, कोई हिंदुस्तान बोलेगा, कोई मुस्लिमिस्तान बोलेगा, कोई बुद्धिस्तान बोलेगा, कोई चमरिस्तान बोलेगा, कोई धोबिस्तान बोलेगा। ये भारत के संविधान ने भारत राष्ट्र की बात कही और भारत के संविधान की प्रस्तावना में अगली लाइन लिखी कि हम भारत के लोग भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सीरीज को समझिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिस राजनीतिक न्याय की बात सबसे बाद में है, वो भारत का संविधान बनते ही सबसे पहले देने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और इस देश के पॉलिटिकल कसाईयों ने भारत के संविधान के सामाजिक, आर्थिक न्याय को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्होंने राजनीतिक जागृति के नाम पर सामाजिक और आर्थिक लूट और सामाजिक और आर्थिक धंधा शुरू किया और इस देश में सत्ता को अपने हाथों में कब्जा के रखा। और उसकी वजह से आज इस भारत के अंदर एक ऐसी वर्तमान समाज व्यवस्था बनी है जो सदियों पुरानी थी, लेकिन आज उसके ऊपर नए फ्लेवर में उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बात वही है, वही नफरत, वही ताना बाना। जो कल पैदल चलता था आज वो मोटरसाइकिल पे चलता है, लेकिन जो कल घोड़ा गाड़ी में चलता था आज वो स्कॉर्पियो में और फॉर्च्यूनर में चलता है। ये मोबाइल लेके खुश है। मेरे जैसा नौजवान जियो का सिग्नल आ रहा है, ये इसमें खुश है। 25,000 का मोबाइल है, MA BA की डिग्री भी है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके पास अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है और नौकरी वाले उसको कॉल कर रहे हैं, उससे अपनी तुलना नहीं कर रहा है।
ये जो वर्तमान स्थिति इस समाज की बनी कि आज भी सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है, आज भी इस देश में जातिवाद जिंदा है, आज भी इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग जातियों पे गर्व करने की गलती कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जिस राख के ढेर पे तुम महल बनाने की कोशिश कर रहे हो, नादानी कर रहे हो, उसमें दफन होके मर जाओगे। इसलिए इस वर्तमान समाज व्यवस्था को मिटाने की जरूरत है कि इस देश के अन्नदाता को बार बार देश के कोने कोने में धरने पे बैठना पड़ता है। इस देश का किसान रोड पे बैठता है और इस देश का मजदूर तिल तिल होके मर जाता है, लेकिन कर्मचारी उसका साथ देने का एक सांस नहीं भरता है। अपने जवान बेटे बेटियों को एक बार नहीं कहता है कि तुम भी कहीं चले जाओ। किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा, कल कर्मचारी मर जाएगा, तो बचेगा कौन? ये शासक वर्ग जो कल था, आज है और फिर कल भी रहेगा, तो गुलाम कौन है? इसलिए आज जो ये व्यवस्था खड़ी है, इस व्यवस्था में कमेरे वर्ग का शोषण हो रहा है और लुटेरा वर्ग सत्ता की ताकत पे, सत्ता के बल पे अपने ऐशो आराम में खुशी से बैठा है। वो चंद मुट्ठी भर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज तिल तिल मर रहे हैं। आज भी वो 4 मंजिला इमारत का उदाहरण सुबह यहां दिया गया, मैं बता रहा हूं, आज भी इस बहुमंजिली इमारतों की सीढ़ियां तोड़ करके इस देश के लोगों को जातियों की खड़ी इमारतों में ताबूत की तरह बंद करके रखा जा रहा है। बात तो सर छोटू राम की करते हैं, बात तो बाबा साहब की करते हैं, बात फूले साहब की करते हैं, अफसोस अलग अलग मंचों से ही उस विचार को लेके मरना चाहते हैं। लेकिन एक जाट समाज की बेटी अगर किसी दूसरे समाज से शादी कर ले तो टीवी मीडिया पे बड़े बड़े इंटरव्यू, बड़े बड़े नेताओं के भाई भतीजे इंटरव्यू देके बोलते हैं भाई जाति में ही शादी करनी चाहिए। बात करते हैं कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है। तो जातिवाद है क्या? अगर जातिवाद बुरा है तो फिर एक ही जाति में शादी कर करके क्यों मरना? एक ही जाति की बिरादरी के लोगों के साथ में जिंदगी ढो करके क्यों मरना? एक ही जाति के डेवलपमेंट की बात करके क्यों मरना? एक ही जाति के हित की बात करके क्यों मरना? और यही तो जातिवाद है भाई। बाबा साहब अंबेडकर क्या बोले? एक मजूमदार समाजशास्त्री है, एमए और बीए के समाजशास्त्र के सिलेबस में पढ़ाते हैं कि जो लोग अपनी जाति पर गर्व करते हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, उनके हैं, मजूमदार के, जो लोग अपनी जाति पर गर्व करते हैं और सिर्फ अपनी ही जाति के हित की बात करते हैं, वही लोग जातिवादी हैं। हम कौन हैं? जाट कह रहा है द ग्रेट जाट, गुजर कह रहा है द ग्रेट गुजर, चमार कह रहा है द ग्रेट चमार। सब अपने अपनी जातियों पे गर्व कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ एक किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। और उसी अंबेडकर के मानने वाले लोग क्या कह रहे हैं? द ग्रेट चमार, द ग्रेट गुजर। अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। तो बाबा साहब के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हम इस देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, तो दिया क्या? आप कह रहे हैं कि हमारे सांसद पूरे बन रहे हैं। ये पॉलिटिकल न्याय नहीं है, ये तो वो मुंह पे पट्टे बंधे, गले में पट्टे बंधे और मुंह पे बंधे हुए वो पालतू हैं जो ना भौंकते हैं और ना काटते हैं। एक बाबा साहब का कुत्ता था, बाबा साहब को कुत्ता पालने का शौक था और बाबा साहब के यहां पे एक आदमी चला गया और वो कुत्ता भौंकने लगा। अब कोई भी कुत्ता भौंकता है, लेकिन बाबा साहब ने बोला ये जो लोकतंत्र मैंने ये तुमको दे दिया, तुम्हें अधिकार दे दिए, बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है पूना पैक्ट के बाद कि अब इस लोकतंत्र में ऐसे कुत्ते पैदा होंगे ना भौंकेंगे और ना काटेंगे। और बाबा साहब का कुत्ता पराये आदमी को देख
देख के भौंकता है, और अगर हमला करने की कोशिश करे तो काटता भी है। लेकिन आज बाबा साहब के नाम पे पैदा होने वाले ये कुत्ते भौंकते भी नहीं है और काटते भी नहीं है। चाहे किसान मर जाए, चाहे मजदूर मर जाए, चाहे विद्यार्थी मर जाए, और चाहे एनसीआरबी की रिपोर्ट में 4,23,000 एसिड अटैक, गैंग रेप, बलात्कार से हर साल महिलाएं मर जाएं। बोरकर साहब ने बोला, अब एनसीआरबी की रिपोर्ट में हर साल की आती है, पढ़ो, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग जब 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले बेटी बचा रही थी और बेटी पढ़ा रही थी, तब ये उनके ऊपर टट्टी फेंक रहे थे, पत्थर मार रहे थे। हैं? आज हमारे समाज के लोगों को पाठ पढ़ा रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है बेटी मारने वाले हैं। आज राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बेईमानी कर रहे हैं, और मौद्रीकरण के नाम पर देश को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? बीएसएनएल को बोला कि ये छवि नहीं चल रही, इसको बेच खत्म कर दो। बोला एक सर्वे कंपनी से, कैसे खत्म करेंगे, हमें इसे खत्म करना है तो कितना होगा? तो उन्होंने बोला साहब इसको अगर खत्म करना है तो 95,000 करोड़ रुपया लगेगा। अच्छा बचाना है तो बचाने में 75,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो सरकार में बैठे वो पट्टे वाले भी और वो दुपट्टे वाले भी दोनों बोल रहे हैं कि मरीज को मार दिया जाए। 75,000 करोड़ रुपए में बीएसएनएल को जियो का बाप बनाया जा सकता है, एयरटेल को खत्म किया जा सकता है, लेकिन 75,000 करोड़ रुपए में बचाने के लिए एक भी आदमी नहीं बोला, और 95,000 करोड़ खर्च करके बीएसएनएल को खत्म करने की हामी भरी सबने। निजीकरण को कैसे रोकेंगे? आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जनता कह रही है भाई मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं बताऊं मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक हमारे गांव का आदमी अगर अपनी टॉयलेट को बेच दे और उसकी जवान बेटी पड़ोसी के घर में खेत में जाके टॉयलेट जाने लगे, एक कोई अपने गांव का आदमी चौधरी बन रहा है, अपनी जमीन बेच दे, अपनी बीवी के गहने बेच दे, अपने आंगन को किराए पे दे दे, अपनी बीवी के कपड़े बेच दे, अपने सारे घर को भाड़े पे दे दे, तो उसको क्या कहना चाहिए? अरे अपने घर को भाड़े पे देने वाले को क्या कहना चाहिए? इस देश को भाड़े पे देने वाले को क्या कहना चाहिए? और मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिबा फूले साहब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब और सर छोटू राम दोनों कह रहे हैं। ये सिर्फ भड़वे नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मां और बहनों को भाड़े पे दिया था, अपनी बेटियों को भाड़े पे दिया था। इनको शर्म नहीं आती भारत मां के आंगन को, दामन को बेचने में? तो ये देश को भाड़े पे दे रहे हैं तो क्या ऐतराज है भाई? अरे ये वही हैं, शेर का धर्म खाना होता है ना, और बकरी का धर्म खुद को बचाना होता है। अगर शेर बकरी को ना खाए तो आप क्या बोलोगे? शेर मर जाएगा, और फिर बोलोगे शेर पागल था। और अगर शेर खा ले और बकरी बोल रही भाई मुझे मत खा, इस साल जी जाने दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और शेर खा जाए, तो फिर शेर को क्या बोलोगे? शेर सही था, बकरी पागल थी। ये जो 90% मूल निवासी बहुजन समाज के, शाकाहारी मूल निवासी समाज के लोग ये बकरी बन के बैठे हैं और शेर से बार बार 5 साल के बाद भीख मांग लेते हैं कि बस साहब इस बार डेवलपमेंट कर देना, और वो बार बार देश को बेच दे रहे हैं। मोदी, माल्या, अलग अलग लोगों को बेच दे रहे हैं। अगर उनको लगता है डायरेक्ट बीजेपी नहीं जीत रही है, सांपनाथ नहीं जीत रहा है, नागनाथ नहीं जीत रहा है, तो सपोला नाथ लेके आते हैं। एक नागनाथ, एक सांपनाथ। कांसीराम साहब ने 2 बताए, मैं तीसरा बता रहा हूं, एक सपोला नाथ जो आम आदमी के रूप में आता है। आपको लगता है भाई बच्चा है, दूध पिलाते हो, बड़ा होता है और सांप ही बन जाता है और आपको डस लेता है, काम निकल जाता है। उनकी सरकार बन जाती है, काम निकल जाता है, वो उसको भी खत्म कर देते हैं, उसको भी कुचल दे, इतना हिम्मत है उनके अंदर।
अपने ही सपोले को, अपने ही सांप को मार सकते हैं वो सत्ता के लिए। सांपनाथ, नागनाथ, सपोले नाथ के बाद उनके पास तीसरा हथियार है केचुआ नाथ। केचुआ नाथ चलता भी दोनों तरफ से है। 2 साल में 106 बच्चे पैदा करता है। आपको लगता है बड़ा होगा एक दिन सांप से लड़ेगा, लेकिन केचुआ हमेशा चारे का काम करता है, क्योंकि वो जय भीम भी बोलता है, जय श्री राम भी बोलता है, जय परशुराम भी बोलता है, जगह जगह धरने करता है, जाता है। जैसे गांव में पालतू कुत्ता कभी छज्जे पे भौं भौं, कभी आंगन में भौं भौं, कभी स्टेज पे भौं भौं, काटता किसी को नहीं है। ऐसे केचुआ नाथ से सावधान रहने की जरूरत है मेरे साथियों। और इसलिए मैं अंत में आपको लेकर जाना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान समाज की जो व्यवस्था है, जिस समाज में स्वाभिमानी समाज पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम चमचे युग के दोबारा फिर से रिटर्न चमचा युग आने वाला आ गया है। उनको कैसे रोकोगे? तो उसको रोकने के लिए इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को नष्ट करने के लिए यह वर्तमान समाज व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। और कोर्ट कचहरी के थानों में जिस दिन आप ये कर दोगे, उस दिन जाके देखना कि आपके देश के 90% केस खत्म हो जाएंगे। आप कह रहे हैं ना, अभी पड़ोसी का बच्चा, उसके साथ में लड़ाई हो गई और पता लगा एक बच्चा गुजर का था, एक चमार का था। थाने में गए, थाने में सबसे पहले क्या ढूंढते हो? मेरी जात का दरोगा है क्या? फिर कोर्ट ने दरोगा दूसरी जाति का था, चुटिया वाला आतंकवादी था, दोनों देखा, दोनों को फंसाओ, दोनों को जेल में डाला, दोनों पे केस चलाया। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने से पहले दोनों ढूंढ रहे हैं मेरी जात का कोई वकील है क्या? वकील मिल गया, उधर आकर के जज पे बात आ गई। वकील बोल रहा है जज साहब मानेंगे नहीं। फिर ढूंढ रहा है मेरी जात का जज है क्या? यही बात तो चौधरी सर छोटू राम ने बेचारा किसान में कही। चौधरी सर छोटू राम की इस किताब में कहानी लिखी कि जब ब्राह्मण और बनिए, मंडी और फंडी इस देश के मूल निवासी कमेरे वर्ग के ऊपर जुल्म करते थे, बेईमानी से उनकी जमीन हड़प लेते थे, झूठे हस्ताक्षर अंगूठा लगा करके जमीन हड़प लेते थे और उनको कर्जा दे देते थे, और किसान वो कर्जा चुका नहीं पाता था तो वो उसकी जमीन हड़प लेते थे। उस सदमे में किसान मर जाता था, और किसान मरने के बाद में किसान से वो बार बार कर्ज लेने जाता था, तो ये कहता था अगर तेरे पास कर्ज देने की औकात नहीं है तो अपनी जवान बेटी दे दे। ये इस किताब में है, और मैं हरियाणा में बोल रहा हूं। ये हरियाणा के जाट जाति के लोगों की कहानी है। चमार, वाल्मीकि, जुलाहे, यादव, गुजरों की कहानी नहीं है। हमारे देश में जाट समाज, जाट जाति के लोगों को बहुत ऊंचे स्तर पे माना जाता है। एक किसान संपन्न वर्ग, उसकी दास्ता है कि उसके घर में जाकर के ये मंडी और फंडी ये बोलता था अगर तेरे से ये कर्जा नहीं दिया जा रहा है, ये तेरी शानी बेटी हो रही है, इस शानी बेटी को दे दे। तो किसान आग बबूला होकर के उस मंडी और फंडी को धक्का दे देता था, वो मर जाता था। उस किसान के ऊपर केस होता था और जज बैठता था और किसान को फांसी दे दी जाती थी। और तब किसान की जीवन संगिनी, किसान की वाइफ उस जज की दुहाई देके बोलती थी, अरे जज तू मर जाए, तू भी बनिया ही होगा। इसका मतलब क्यों बोला कि तू भी बनिया ही होगा? अगर तू भी हमारी कौम का होता तो हमें न्याय देता। ये बोली वो किताब में सर छोटू राम ने। ये बात में सर छोटू राम ने तब बोली कि अगर कोर्ट में जज हमारा होता, और इस किताब गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले साहब बोल रहे हैं अगर स्कूल में मास्टर हमारा होता तो हमारा समाज गुलाम न होता। इसलिए ये कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, एक ही सत्ता का शैतान जमा करके बैठा है। इसलिए साथियों, इस व्यवस्था को ध्वस्त करके इस देश के मूल निवासियों को, हर एक नागरिक को, मूल निवासियों को भी और विदेशियों को भी, मूल निवासी कमेरे वर्ग को भी, और हम बड़े दिल वाले हैं, सम्राट अशोक किसान हैं, इन बुजदिलों को, इन लुटेरों को भी हम बराबरी का न्याय देंगे, इनको भी बराबरी का देंगे। 90% हमारा होगा, 10% उनका भी होगा। ये हम डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। अगर ये व्यवस्था हम लेकर के आते हैं मेरे साथियों, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
आपको लिखना पड़ेगा एनिहिलेशन ऑफ सोशल सिस्टम। आपको यह कदम उठाना पड़ेगा और पहचानना होगा आज की इस व्यवस्था का संरक्षक कौन है। सर छोटू राम की फिर बात याद करो कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी, और मौका है, आज मौका है कि वो दोस्त और दुश्मन की पहचान हम करें, तो इस देश में प्रजातंत्र एक कारगर हथियार हो सकता है। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, मतलब जनतंत्र, लेकिन इस देश में जनतंत्र को गणतंत्र बना दिया गया है। गणतंत्र नहीं, बंदूक वाला गणतंत्र। बंदूक के बल पे, जहां ईवीएम के बल पे जो चल रहा है, अभी बोल रहे हैं लोग, प्रजातंत्र क्या है? वोट का, बहुमत का। बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल उसमें संविधान सभा में बोला था, जो हम इस देश में लोकतंत्र अपना रहे हैं, यह बहुमत का लोकतंत्र एक दिन हमें ध्वस्त कर देगा। इससे आगे का लोकतंत्र बोला था सहमति का लोकतंत्र, क्योंकि बाबा साहब को पता था कल कोई भी बहुमत में आएगा अल्पमत के लोगों के अधिकारों को खा जाएगा। इसलिए बाबा साहब कह रहे थे सावधान हो जाइए, यह लोकतंत्र बहुत खतरनाक है। और उन्होंने एक व्हाइट कॉमन हाउस का, एक विदेशी कॉमन हाउस का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि वहां का उदाहरण पढ़ो, कि उसका मतलब था कि अल्पमत के लोगों को भी सहमत करके कोई बिल पास होना चाहिए। अरे आज तो इलेक्शन ही नहीं होता है और मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है ना। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। आप बोलते नहीं है। ये चीजें अगर इस देश के युवा की दिमाग में आ जाए, वो उसके दिमाग में डालते, तू गरीब है, तू किसान है, तू मजदूर है, तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के लोगों को लोकतंत्र देके कह रहे हैं, ये वोट का अधिकार इस लोकतंत्र की ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है, इसको नमक मिर्च में मत बेच देना। क्या बोले? ये वोट का अधिकार तू नमक मिर्च में मत बेच देना, इसको अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझना, अपनी बेटी की इज्जत की तरह। 500 रुपए में बेचने वाले, ठंडा चाउमीन और एसी की कार में बैठकर के बेचने वाले, अपने ही समाज के नाम पर दलाल बनने वाले, आज अभी अभी अंबेडकर की सभाएं लगनी शुरू हो गई हैं। ये कहते घूम रहे हैं अगर बीजेपी को रोकना है किसी भी हाल में, बस ये सोचो। अब किसको लाओ? तो अभी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद बोलेंगे। बस वही रोक सकते हैं। कौन? पप्पू जी। उन्होंने बोला पप्पू जी, मैं तो गप्पू जी भी बोलता हूं। एक पप्पू जी है और दूसरा गप्पू जी है। ये पप्पू जी और गप्पू जी हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। जिन्होंने 60 साल तक इस देश के बैकलॉग को नहीं भरा, जिन्होंने 60 साल तक इस देश में प्राइवेटाइजेशन ला करके पूरे देश के संस्थानों को बेचने की नीति बनाई, वो कौन थे? ये गप्पू जी के बाप दादाओं की विरासत को लेकर चलने वाले लोग थे ना। कल गप्पू जी के साथ थे, उससे पहले पप्पू जी के साथ थे, पप्पू जी के माता पिता के साथ रहे होंगे, जिनके घरों में कल जवाहरलाल नेहरू गांधी का फोटो था, अब वो मोदी का फोटो लगा के कह रहे हैं हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, इस गणतंत्र में अगर इस व्यवस्था को ध्वस्त करके आपने बहुमत हासिल नहीं किया, और यह बहुमत इस डेमोक्रेसी में वोट के अधिकार से हासिल होगा। अब आप कहेंगे कि यहां तो ईवीएम का घपला है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट, मेरी अपनी एनालिसिस है, वो रख के आपको बताना चाहता हूं। बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, ईवीएम के घपला है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, इसे सब कर रहे हैं अब तो, लेकिन मैं आईवीएम का घपला आपको बता रहा हूं। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आईवीएम क्या भला है भाई? आईवीएम का मतलब है इंटेलेक्चुअल वोटर माइंड। ये जो इंटेलेक्चुअल वोटर है, इसका एक मेरे पास रिपोर्ट मैंने निकाली। मैं हरिद्वार लोकसभा से इलेक्शन लड़ा 2019 में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से। वहां पे बीजेपी को उनका प्रत्याशी जीत गया, कांग्रेस को वोट मिले दूसरे नंबर पे, बीएसपी को तीसरे नंबर पे, चौथे पे दूसरे रहे, तीसरे रहे, चौथे रहे। लेकिन मैं पोस्टल बैलेट पेपर से मिली वोट का आकलन लेके आया हूं।
पोस्टल बैलेट पेपर में बीजेपी को मिले 4624 वोट। इंटेलेक्चुअल वोटर माइंड क्या कहता है ये समझिए। ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होता। आज ईवीएम बंद कर दो तो किसकी सरकार बनेगी? आपका झंडा नहीं, बैनर नहीं, मुद्दा नहीं, फील्ड में नहीं, आपका कार्यकर्ता भूखा मर जाएगा लेकिन पार्टी में, संगठन में काम नहीं करेगा। फिर ईवीएम खत्म कर दो, फिर भी वही बनेंगे। इंटेलेक्चुअल वोटर माइंड को समझिए। बीजेपी को मिले 4624 वोट, कांग्रेस को मिले 681 वोट, बीएसपी को मिले 349 वोट, 359 वोट, और नोटा को मिले 74, और पीपीआईडी को मिले 4 वोट। मुझे 4 वोट मिले। किसके? कर्मचारी वर्ग के। मैं ये क्यों रख रहा हूं आपके सामने? बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में 16-17 प्रत्याशी थे। एक को नोटा को 74 मिले, इसके बाद एक को 34 मिले, 3 मिले, 3 मिले, 9 मिले, 4 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 13 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 2 मिले, यानी टोटल अदर्स को 75 मिले, नोटा को 74 मिले, बीएसपी को 359 मिले, और बीजेपी और कांग्रेस को 5305, 5813 में से मिले। मतलब 5813 में से 5313 बीजेपी और कांग्रेस को मिले। तो हमारे इंटेलेक्चुअल कहां है भाई? ये सवाल मेरे से एक आदमी ने पूछा। अरे आप कह रहे हो कि आपने कर्मचारियों के आंदोलन से प्रेरणा लेकर के पार्टी बढ़ाई है। एनालिसिस करो अपना। आप कह रहे हो कि आपने कर्मचारियों के आंदोलन से प्रेरणा लेकर के पार्टी बनाई है। आपको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कर्मचारी वर्ग के लोग वोट नहीं देते क्या? तो मैंने अपने कर्मचारियों से पूछा, आपने वोट दी क्या? बोले नहीं। नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं, किसी को दी क्या? बोले किसी को भी नहीं दी। बीएसपी को 300 और मुझे 4, और कोई बहुजन समाज का कैंडिडेट नहीं था, SC ST OBC का भी नहीं था। अगर तो फिर किसको दी? इसका मतलब उन्होंने दी नहीं। अगर इंटेलेक्चुअल वोट देने में इंटरेस्ट नहीं रखता, अगर इंटेलेक्चुअल अपने मूवमेंट के सिपाहियों पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो साथियों ये जो सपना है, ये जो हम कर रहे हैं इस समाज की आंखों में, साथियों ये धोखा है। अगर इस देश की सत्ता पे बैठना है तो यह सपना भी छोड़ दो कि बाबा साहब ने कहा था बड़ा सपना देखो। मेरा समाज बड़ा सपना देख रहा है। रात को बड़ा सपना देखा, सवेरे उठा और रात को फिर कहा आज इससे भी बड़ा देखूंगा। रोज बड़ा देख रहा है और उस बड़े सपने की, एक भी सपने की योजना नहीं बना रहा है। साथियों ये जो बाड़े का नेता है, और एक है बाड़े का मतलब परिवार तंत्र से पैदा हुआ, परिवारवादी नेता का बेटा नेता, लोकतंत्र में पैदा हो रहा है। और एक है भाड़े का नेता, जो भाड़े से पैदा किया जाता है, रातों रात हीरो बना दिया जाता है। आपको लगता है यही नेता है? फेसबुक पे भी यही है, टीवी पे भी यही है, सब जगह यही है। गाड़ी में घूमता है, ललित तो पैदल घूमता है भाई। भाड़े का और फेसबुक और यूट्यूब पे रात दिन भाषण देने वाला कबाड़े का नेता, इनको ठोकर मारनी पड़ेगी और अपने अखाड़े का नेता पैदा करना पड़ेगा। एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि दूसरे के भगोड़े घोड़े पे दांव मत लगाओ, अपने लंगड़े घोड़े पे दांव लगाओ। अगर अपनी वसीयत अपने नालायक औलादों के नाम देके जाते हो तो अपने लंगड़े घोड़े पर ही इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि दूसरे का भगोड़ा घोड़ा आपका साथ देने वाला नहीं है। अगर पड़ोस की सड़क पे खुला हुआ सांड, आजकल बहुत घूम रहे हैं, अपने घर में लेके आओगे तो क्या होगा? आपके पूरे घर को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसने अनियंत्रित लाइफ जी है, वो पूरे घर को तोड़ देगा आपके। इसलिए वो खुले आवारा सांड को इधर घर में मत लेके आओ। अगर आपको आवारा सांड को लाना है तो उसको नकेल कसने की बंदोबस्त पहले करो। और सिर्फ नकेल कसने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नकेल कस के भी वो आपके घर को तोड़ सकता है। इसलिए पहले बाड़ देनी पड़ेगी, घर के चारों तरफ बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ताकि ये अगर घर से खुल भी जाए, नकेल से खुल भी जाए, तो पड़ोसी के घर को ना तोड़ दे।
उधर ना भाग जाए। इसलिए ये आवारा सांड को अपने घर में ला करके अपने उद्देश्य को हासिल करने के सपने मत देखो साथियों। छोटे छोटे विवादों पे अलग अलग संगठन बनाने की कोशिश मत करो। हमारे जैसे नौजवान इस मूवमेंट में अपना सब कुछ झोंक करके जो बैठे हैं, और आप छोटी छोटी सी विवादों को, छोटी छोटी सी मनमुटाव को लेकर के आज संगठन बनाने की कोशिश करते हो, पार्टियां बनाए घूम रहे हो। आज मौका है 2024 के बाद आपसे आपकी जनरेशन पूछेगी साथियों कि आपने इस देश में वर्तमान व्यवस्था, समाज व्यवस्था को ध्वस्त करने का कौन सा कदम उठाया था, और इस देश में समतावादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता स्थापित करने के लिए कौन सा कदम उठाया था। इसीलिए मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करता हूं साथियों, जैसा समाज होगा वैसा ही नेता होगा, वैसा ही कार्यकर्ता होगा, वैसा ही एमपी और एमएलए होगा। अगर समाज बिकाऊ है तो नेता भी बिकाऊ होगा, और अगर समाज टिकाऊ है तो नेता भी टिकाऊ होगा। अगर आप बिकाऊ नेताओं के साथ जाना चाहते हो, उनको ताली बजाते हो, तो ये समाज बिकाऊ बन जाएगा, ये नेता भी बिकाऊ बन जाएंगे। आप क्या कह रहे हो? अभी 2024 के लिए इलेक्शन लड़ना है। मैं अभी एक मीटिंग में था, कैंडिडेट के ऊपर विचार मंथन हो रहा था एक जगह। हमारे पार्टी के, हमारे इस आंदोलन के इंटेलेक्चुअल कार्यकर्ता बोल रहे हैं किसी पैसे वाले को ढूंढो। तो मैंने पूछा फिर तो पूंजीपतियों की ही पॉलिटिक्स हो जाएगी, फिर ये मेरा किसान मजदूर, इसकी आवाज को रखने वाला तो कोई नहीं होगा, इस विद्यार्थी को इस जंजाल से निकालने वाला तो कोई नहीं होगा। इसलिए साथियों, ये ऐसे सपने मत देखो। ये जैसी बर्बादी इन्होंने हमारे बहुजन आंदोलन की पहले की, ये कहीं वैसी ही बर्बादी ना कर दे। इसलिए मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपना एक कीमती समय दिया, और उम्मीद करता हूं कि मेरे जैसे नौजवानों को, मेरे जैसे बच्चों को इस पॉलिटिकल मूवमेंट में, इस सोशल मूवमेंट में, इस एजुकेशनल मूवमेंट में, इस कल्चरल मूवमेंट में हमको अपने हर भूमिका अदा करने के लिए प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। और ये आंदोलन दूसरे के घर से अंबेडकर फूले रैदास पैदा करके नहीं होगा, अपने घर से, अपने मन से, अपने अंदर से रैदास फूले अंबेडकर पैदा करना होगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।